रात के अंधेरे में एक लड़का एक गांव के रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन वो लड़का उस आवाज़ को इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है। वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे एक बार फिर किसी की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन इस बार उसे किसी मामूली इंसान की नहीं, बल्कि कुछ मंत्रों की आवाज़ आती है। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़के को कोई मंत्रों द्वारा अपने पास बुला रहा हो। वो लड़का पीछे पलटता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता, जिसके बाद वो लड़का एक बार फिर आगे की तरफ बढ़ जाता है। कुछ दूरी पर चलने के बाद उसे जंगल के पास ही एक झोपड़ी दिखाई देती है, जिसमें से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। इस घर से ये अजीब सी रोशनी क्यों आ रही है और इस घने जंगल में रहता कौन है? रात के अंधेरे में एक लड़का एक गांव के रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन वो लड़का उस आवाज़ को इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है। वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे एक बार फिर किसी की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन इस बार उसे किसी मामूली इंसान की नहीं, बल्कि कुछ मंत्रों की आवाज़ आती है। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़के को कोई मंत्रों द्वारा अपने पास बुला रहा हो। वो लड़का पीछे पलटता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता, जिसके बाद वो लड़का एक बार फिर आगे की तरफ बढ़ जाता है। कुछ दूरी पर चलने के बाद उसे जंगल के पास ही एक झोपड़ी दिखाई देती है, जिसमें से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। इस घर से ये अजीब सी रोशनी क्यों? तूने मेरी साधना भंग कर दी। तेरी वजह से मेरी साधना विफल हो गई। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आज तेरी मौत निश्चित है। इतना बोलकर वो औरत गुस्से में चिल्लाती है। उस औरत के चिल्लाते ही आसमान में बादल गरजने लगते हैं, बिजलियां कड़कती है। गुस्से से उस औरत की आंखें लाल हो चुकी थी। वो औरत अपने घर में जाती है और वहां से अपने हाथ में एक भाला लेकर आती है और उस भाले से उस लड़के की जान ले लेती है। लेकिन आखिर ये औरत थी कौन और ये कौन सी साधना कर रही थी? क्या सही में कुछ शक्तियां थी उसमें? क्या वो जादूगरनी थी जो ये दुनिया को नष्ट करने वाली थी? चलिए जानते हैं इस कहानी में। ये कहानी है मध्य प्रदेश की, जहां अगर कोई नया व्यक्ति आता तो भले ही उसे काले जादू पर विश्वास हो या ना हो, लेकिन वहां के कुछ लोग इंसान को इस काले जादू के शिकंजे में ले ही आते हैं। ना चाहते हुए भी लोग अंधविश्वास का रास्ता पकड़ लेते हैं। ऐसा ही कुछ देवकांत के साथ हुआ था। देवकांत का परिवार हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश में शिफ्ट हुआ था। अपनी पत्नी रानी, बेटी माया और 18 साल के बेटे सोनू के साथ देवकांत मध्य प्रदेश में शिफ्ट होता है। वहां पर वो नए थे, इसलिए उन्हें इस जगह के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे ही एक दिन देवकांत अपने घर में अपने ऑफिस का काम कर रहा था। तभी उसके पास उसके पड़ोस का एक आदमी आता है और उसको अपने घर में काम करता देख उसके पास जाता है और उससे बातचीत करता है। क्या बात है भैया, लगता है तुम यहाँ नया हो। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? देवकांत नाम है मेरा। मैं यहाँ नया आया हूँ, अभी ऑफिस का काम कर रहा हूँ। उसके बाद बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। अस्पताल? वो का है? अरे बचवा को क्या हुआ? पता नहीं भाई साहब, पिछले कुछ महीनों से बीमार है, ठीक ही नहीं हो रहा है। तो किसी ने कहा है कि अपने बेटे को मध्य प्रदेश लेकर जाओ, वहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल है, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। वैसे हम रघु हैं और तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारा बचवा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा, हम चलत हैं। अगर तुमको कोनो जरूरत हो ना तो हम पास वाला घर में ही हैं। रघु ये बात बोल ही रहा था कि तभी देवकांत के अंदर वाले कमरे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर देवकांत और रघु दोनों ही अंदर की तरफ भागते हैं, जहां वो देखते हैं कि देवकांत का बेटा सोनू नीचे धरती पर पड़ा है और वो एक बहुत ही भयानक हंसी हंस रहा है। ये देख रघु भी काफी डर जाता है। वो भी सोनू को देख समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सोनू इस तरह की हंसी क्यों हंस रहा है। रघु कुछ बोलता उससे पहले देवकांत की पत्नी रानी अपने हाथों में पानी का ग्लास ले आती है और उसके चेहरे पर छिड़कती है। कुछ देर बाद सोनू बिल्कुल ठीक हो जाता है।
ये देख रघु काफी हैरान होता है। रघु को इस तरह हैरान देख देवकांत उसको बाहर की तरफ ले जाता है और उससे कहता है, रघु भाई साहब, यही मेरे बेटे में परेशानी है। समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। कई डॉक्टरों से दिखाया और रिपोर्ट में से सिर्फ मिर्गी के दौरे निकलते रहे, लेकिन इसकी जो हरकत है उससे मुझे नहीं लगता है कि इसको मिर्गी के दौरे आते होंगे। इतना इलाज करवाने के बाद भी मेरा बेटा ठीक नहीं हो रहा है। भाई साहब, अगर तुम हमारी बात मानोगे तो इसको जल्द से जल्द तुम अपना बचवा को बाबा के पास दिखा दो। काहे कि इका जो बर्ताव है ना, वो कोनो मामूली बर्ताव नहीं। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? और ये बाबा वगैरह ये सब फ्रॉड होते हैं। ये बस लोगों को अंधविश्वास की ओर ले जाते हैं। अब भाई साहब, हमारा काम था तुमको बताना, बाकी मर्जी तुम्हारी। लेकर जाना है तो जाओ, नहीं तो कोनो बात नहीं। अपना बेटा को अस्पताल में ही दिखाओ फिर। इतना बोलकर रघु वहाँ से चला जाता है। देवकांत भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सोनू की हालत बद से बदतर हो रही थी। ऐसे ही एक दिन देवकांत सोनू को अस्पताल ले जाता है, जहां उसे एक बार फिर मिर्गी के दौरे आ जाते हैं। इस बार वो जमीन पर गिर चुका था और उसके मुंह से झाग आने लग रहा था। ये देख देवकांत और उसकी पत्नी काफी डर जाती है। यहाँ तक कि रानी फूट फूट कर अपने बेटे के लिए रोने लगती है। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं और उसको एक इंजेक्शन देते हैं। देवकांत जी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मिर्गी के दौरे में अक्सर ऐसी घटनाएं घटती रहती है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। कुछ देर में आपका बेटा होश में आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे बेटे का इलाज इतने समय से हो रहा है, वह अब तक ठीक क्यों नहीं हो रहा है? आखिर क्या वजह है उसके ठीक न होने की? देखिए, यह तो हम भी नहीं समझ पा रहे कि आखिर आपका बेटा ठीक क्यों नहीं हो रहा। आपको हम झूठी उम्मीद में नहीं रखना चाहते, इसलिए आपको बता दें कि आपके बेटे को ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कितना वो हम भी नहीं कह सकते। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाता है। तो वहीं रानी भी अब फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए अपने पति से कहती है, अजी देखिए ना, हमारे बेटे को क्या हुआ है। हमने हमारे बेटे के लिए शहर भी छोड़ दिया। शहर को छोड़कर हम गांव में आ गए और सबसे बड़े अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी मेरा बेटा ठीक नहीं हो पा रहा है। रानी, तुम मत रो, चुप हो जाओ। हमारा बेटा एक दिन जरूर ठीक हो जाएगा। अपनी बातें खत्म कर देवकांत रानी को गले लगा लेता है और कुछ घंटे बाद सोनू की हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है। सोनू अपने घर आकर अपने कमरे में आराम कर रहा था कि तभी वो अपनी माँ को आवाज लगाते हुए कहता है, माँ, माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को ला दो। सोनू ने लगभग आज 1 महीने बाद खाना मांगा था। ये सुनकर रानी की आंखें भर आती है और वो तुरंत अपने बेटे के लिए खाने को लेकर आती है। खाने की प्लेट में सिर्फ हरी सब्जियां और रोटी थी। ये देख सोनू उस प्लेट को फेंक देता है और गुस्से में अपनी माँ से कहता है, माँ, हमारे घर में खाना खत्म हो गया था क्या, जो तुम ये घास फूस बना कर ले आई हो? बेटा, ये तो कैसी बात कर रहा है? हमारे घर में तो हरी सब्जियां ही बनती हैं। एक तो मैं इतने समय बाद खाना खा रहा हूँ, ऊपर से आप यह घास खिला रही हो। अरे मैं गाय या बैल नहीं हूँ जो चारा खाऊं, मैं इंसान हूँ, इंसान। रानी बोल कुछ और रही थी और सोनू उसका जवाब कुछ और ही दे रहा था। ये देख रानी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन सोनू ने 1 महीने बाद खाना मांगा था, इसलिए वो खुश भी थी। वो अपने बेटे की सारी इच्छा पूरी करना चाहती थी, इसलिए वो सोनू की ऐसी अजीबोगरीब बातों को इग्नोर कर देती है। अच्छा ठीक है, तू ही बता क्या खाएगा। जो तू खाएगा वही बना दूंगी मैं तेरे लिए। मुझे खाने में मांस और पीने में खून चाहिए, जाओ लेकर आओ मेरे लिए। सोनू की ऐसी अटपटी बात सुनकर रानी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसको समझ नहीं आता कि सोनू ये क्या बोल रहा है। रानी का ऐसा अजीब सा मुंह देखकर सोनू नॉर्मल होते हुए कहता है, अरे माँ, हैरान क्यों हो गई? मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो बस ये देखना चाह रहा था अगर मैं सच में मांस खाऊं तो आपकी शक्ल कैसी होगी। लेकिन देखो, आपकी शक्ल तो देखने लायक थी। आप मेरे लिए पानी ले आओ।
मैं यही खा लूंगा। सोनू का ये बर्ताव देख रानी को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रघु अपने घर में अपनी पत्नी सुरीली के साथ खाना खा रहा था। तभी उसकी नजर देवकांत के घर पर पड़ती है, जहां वो उसकी बेटी को बाहर की तरफ जाता हुआ देखता है। उसको इस तरह बाहर जाता देख रघु तुरंत अपना खाना छोड़ता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। उसको देख सुरीली उसको रोकती है। अरे किधर जा रहे हो खाना छोड़कर? वो माया बिटिया इतनी रात गए कहीं जा रही है, उसको रोकना होगा। इतना बोलकर रघु अब माया को आवाज लगाता है, लेकिन माया उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और अपनी ही धुन में आगे बढ़ रही थी, मानो उसे किसी चीज का होश ही ना हो। ये देख रघु अब तुरंत बाहर की तरफ जाता है और सीधा देवकांत के घर चला जाता है, जहां वो देखता है कि रानी देवकांत को खाना दे रही है। रानी रघु को अपने घर में अचानक से देख हैरान हो जाती है और उससे हैरानी से पूछती है, भैया आप इतनी रात गए यहाँ, कोई काम था क्या? भाभी जी, आज खाना क्या बनाई हो? वो का है ना, हमारी लुगाई अच्छा खाना नहीं बनाई है, तो हम सोचे कि हम आपके घर ही खाना खा लेते हैं। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, आइए बैठिए, मैंने हरी सब्जी और रोटियां बनाई हैं, आप भी खा लीजिए। रानी की बात सुनकर अब रघु भी वहाँ खाने के लिए बैठ जाता है और खाते खाते वो माया की बात छेड़ देता है। वैसे भाभी, ये माया नहीं दिख रही है, कहाँ गई है वो? वो तो अपने कमरे में है। क्यों, क्या हुआ? नहीं कछु नहीं, वो हमको ना उससे कोनो काम था। वो थोड़ी पढ़ी लिखी है, तो सोचा कि वो हमारी बेटी को पढ़ाने में मदद कर देती। हाँ, मैं उसको अभी बुला देती हूँ। माया, माया। रानी माया को आवाज लगाती है, लेकिन माया उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। ये देख रानी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन तभी वहाँ सोनू आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, क्या हुआ माँ, आप माया को इस तरह से आवाज क्यों लगा रही हो? वो रघु भाई साहब को कुछ काम था, इसीलिए मैं उसे बुला रही थी। रानी की ऐसी बातें सुनकर सोनू रघु की तरफ देखता है और उसे घूरने लगता है। सोनू की ऐसी निगाहें रघु को हैरान कर देती है, जिसके बाद रघु सोनू को डांटते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम हमको इस तरह काहे देख रहे हो? हमको खा जाओगे क्या? मेरा बस चलेगा तो सच में खा जाऊंगा। सोनू की ऐसी बातें सुनकर देवकांत को बेहद गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपने बेटे को कुछ कहता नहीं है, क्योंकि उसका बेटा अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। लेकिन रघु सोनू की आंखों में वो देख पा रहा था जो शायद अब तक उसके माँ बाप ने नहीं देखा था। देवकांत अपने बेटे की जगह रघु को कहता है, भाई साहब, माया को मैं आपके घर भेज दूंगा, आप खाना खाइए। भाई साहब, अगर आप बुरा ना माने तो आपको एक बात कहूँ। हाँ हाँ, कहिए ना। आपके बेटे में कुछ तो है जो आप लोग देख नहीं पा रहे हैं। देवकांत कुछ बोलता उससे पहले रघु वहाँ से उठकर जाने लगता है और दरवाजे पर जाकर एक बार फिर मुड़ता है। और हाँ, माया बिटिया पर भी जरा ध्यान दीजिए, काहे कि अब वो नॉर्मल ना ही रही। रघु जाने अनजाने में देवकांत को हिंट देता है कि उसके घर में हो क्या रहा है, लेकिन ये सब ना तो देवकांत समझ पाता है और ना ही रानी। सूरज की किरण गांव को जगाती है, जहां रघु भी अपनी भैंस को अपने घर के बाहर नहला रहा था। तभी वहां रानी रोते हुए आती है और रघु से मदद की गुहार लगाती है। रघु भैया, हमें आपकी मदद चाहिए, प्लीज हमारी मदद कर दो। अरे भाभी, क्या हुआ है? इस तरह काहे रो रही हो? रानी जोर जोर से रो रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर सुरीली भी बाहर आती है और रानी को इस तरह रोता देख उससे कहती है, भाभी क्या हुआ, आप इतना रो क्यों रही हो? देवकांत जी, माया। रानी के मुंह से देवकांत का नाम सुनकर अब रघु अपना सारा काम छोड़ देता है और तुरंत देवकांत के घर जाता है, जहां वो देखता है कि देवकांत जमीन पर बेहोश पड़ा है और माया सोफे पर डरी सहमी बैठी हुई है।
ये देख रघु काफी हैरान हो जाता है। उसको समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। रघु देवकांत के पास जाता है और उसके चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें छिड़कता है। कुछ देर बाद देवकांत भी अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने रघु को देखता है। उसके माथे पर पसीना और आंखों में डर देख रघु उससे बातें पूछता है। भाई साहब, क्या हुआ है यहाँ? रघु भाई, मेरे ख्याल से तुम सही थे। मेरे सोनू में कुछ तो ऐसा है जिसे हम अब तक पहचान नहीं पाए थे। कल रात हमने वो देखा जिसे देख हमें भी विश्वास नहीं हो रहा। आखिर क्या देख लिया? मेरा बेटा मेरा नहीं, बल्कि उसके अंदर सच में कोई और है। हमें उसे बचाना होगा। भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। मुझे मेरे बच्चे को बचाने के लिए क्या करना होगा? इसका मतलब सोनू के अंदर सोनू की आत्मा नहीं, बल्कि कोई और है। हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब हम यहाँ आए थे तब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक था। बस उसे दौरे आया करते थे, लेकिन यहाँ पर रहकर तो चाल ढाल सब बदल गया। लेकिन उनको ठीक करने से पहले हमको ये जानना होगा कि आखिर कल रात हुआ क्या था। मैं बताती हूँ भैया। कल रात जब आप हमारे घर से गए तब माया की चीखने की आवाज आई। जब हम सभी उसके कमरे में गए तो माया, तुम वहाँ क्या कर रही हो और तुम वहाँ पहुँची कैसे? उतरो नीचे। मैं तेरी बेटी नहीं बेवकूफ औरत। मैं इस गांव की मौत हूँ, मौत। मैं इन गांव वालों को तेरे घर के जरिए बर्बाद करने आई हूँ। अब ये गांव वाले मेरे शिकार से नहीं बच सकते। जिस तरह इन लोगों ने मुझे बर्बाद किया, जिस तरह इन लोगों ने मुझे मारा, ठीक उसी तरह मैं इन सबको मार दूंगी। इतना बोलकर माया जोर जोर से हंसने लगती है। माया की ऐसी हंसी और ऐसा रूप देखकर घर में सब डर जाते हैं, सिवाय सोनू के। देवकांत और रानी कुछ करते उससे पहले सोनू माया के पास जाता है और उसको अपना हाथ दिखाकर बड़े ही प्यार से कहता है, बस तुम्हारा काम यही खत्म होता है। अब नीचे आ जाओ, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। इतना बोलकर माया अलमारी से एक झट नीचे कूद जाती है और हंसते हुए हवा में उड़ती है और अचानक ही नीचे गिर जाती है। ये देख देवकांत और रानी कुछ समझते उससे पहले सोनू अपनी आंखें काली कर लेता है और हंसते हुए बोलता है, मैं वापस आ गई हूँ। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी और मुझे आजाद करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि ये सोनू है। मैं इसका शरीर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मुझे मेरी सीढ़ियाँ में प्रति न मिल जाए। जब तक मैं इस गांव को तबाह नहीं कर दूंगी तब तक मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर सोनू हवा में उड़ जाता है और अचानक ही वहाँ से गायब हो जाता है। रानी माया को संभालती है और देवकांत सोनू के पीछे भागता है। कुछ देर बाद सोनू हॉल में होता है और उसके सामने माया, रानी और देवकांत होते हैं। रानी माया को सोफे पर बैठा देती है, लेकिन सोनू अपने बाप देवकांत पर हमला करता है, जिस कारण वो नीचे धरती पर बेहोश हो जाता है। सोनू कुछ करता उससे पहले रानी भागते हुए घर के बाहर चली जाती है, तो वहीं सोनू भी हंसते हुए खिड़की के रास्ते वहाँ से जंगल में चले जाता है। भैया, क्या है इस गांव का इतिहास और कौन है ये औरत जो मेरे घर को और इस गांव को बर्बाद करने आई है? हम समझ गया हूँ। अब इस बारे में हमको गांव वालों को बताना पड़ी, क्योंकि अगर हमने गांव वालों को आगाह नहीं करा तो वो पूरा गांव को शमशान बना देगी। लेकिन रघु भैया, वह है कौन और वो इस गांव में किस चीज का बदला ले रही है? आखिर इस गांव में उसके साथ हुआ क्या था? मैं बताती हूँ देवकांत भैया। आज से कुछ साल पहले की बात है। एक औरत जो गांव के जंगल के पास रहती थी, वो थोड़ी अजीब सी थी। सभी गांव वाले उससे दूर रहा करते थे, क्योंकि एक तो वो दिखने में अजीब थी, ऊपर से उसके अंदर कुछ तो ऐसा था जिससे लोग उससे बात करने से भी कतराते थे। ऐसे ही एक शाम वो औरत पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है, जहां वो गांव वालों की परेशानी को सुनती है। अगर यही हाल रहा तो हमारे गांव में एक भी बच्चा नहीं बचेगा सरपंच जी। हमें इस महामारी से लड़ना होगा। कुछ तो उपाय बताइए जिससे यह गांव
और इस गांव के बच्चे बच सके। इस गांव की हवा दूषित होती जा रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर बच्चे मर क्यों रहे हैं। डॉक्टर भी बच्चों को बचा नहीं पा रहे हैं। हाँ, बात तो तुमने मुद्दे की है बहन, लेकिन हमारे हाथ में कुछ है नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं? अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये गांव खाली होता जाएगा, क्योंकि सरपंच जी हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारे बच्चों को कुछ हो। हम तो कल ही अपने पति के साथ शहर जा रहे हैं। इतना बोलकर वो औरत वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद उन बच्चों का भी अंतिम संस्कार हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ वो औरत जिसका नाम मोहिनी था वो देख रही थी। ये देख मोहिनी अपने घर जाती है और अपने घर के संदूक में से किताब निकालती है जिसमें कुछ टोटके लिखे हुए थे। अब क्या था, मोहिनी अपने घर में काले जादू का सामान रखती है और अपनी तंत्र विद्या से एक पूजा शुरू करती है। कुछ समय बाद वो शमशान जाती है और वहां से कब्र खोद कर एक बच्चे की लाश निकाल लाती है और उस लाश को तंत्र मंत्र वाले गोले में रख देती है। वो कुछ मंत्र पढ़ ही रही थी कि तभी वहां एक आदमी आता है और उसको ऐसी विद्या करता देख तुरंत गांव में भाग जाता है और सभी गांव वालों को उस मोहिनी के बारे में बता देता है। ये सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं और अपने हाथों में आग की मशाल लिए उसके घर की तरफ जाते हैं। मोहिनी, बाहर निकल। आज अगर तुम फिर से बाहर नहीं आई तो तेरा काम यहीं खत्म हो जाएगा। अब हमें समझ आ रहा है कि इस गांव के बच्चे क्यों मर रहे हैं। आखिर क्या वजह है इस गांव में इतनी मौतों की। सरपंच और गांव वाले उसको बार बार आवाज लगाते हैं, लेकिन मोहिनी अपनी साधना में विलीन थी। ये देख सरपंच को बहुत गुस्सा आता है और वो अंदर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो मोहिनी को बालों से पकड़कर बाहर की तरफ खींच कर लाता है और एक पेड़ में बांध देता है और उसे जिंदा जलाने लगता है। लेकिन इस दौरान मोहिनी इस गांव वालों को श्राप देती है। मैंने इस गांव के लिए कभी बुरा नहीं चाहा। इस गांव के बच्चों की मौत हो रही थी, बस उसी को मैंने अपनी विद्याओं से ठीक करने की कोशिश करी। लेकिन तुम लोगों ने बिना सोचे समझे मेरे साथ इतना गलत किया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा शरीर तो जा रहा है, लेकिन मेरी आत्मा यहीं भटकेगी और मैं अपनी मौत का बदला लेने इस गांव में जरूर आऊंगी। कुछ देर बाद मोहिनी का शरीर जल जाता है, लेकिन जब गांव वालों को ये पता चलता है कि मोहिनी अपनी विद्याओं से गांव की भलाई करना चाहती थी, तो गांव वालों को बहुत पछतावा होता है। लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनके गांव को श्राप मिल चुका था। उनका गांव शापित हो चुका था, इसलिए वो उस घर और पेड़ को बांध देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ से एक लड़का गुजरता है, जिसके पैर से इस पेड़ का धागा टूट जाता है और इसलिए मोहिनी यहाँ से आजाद हो जाती है। हमें नहीं मालूम कि वो लड़का कौन था, लेकिन जो भी था, जाने अनजाने में ही सही, उसने इस गांव की एक ऐसी आत्मा को जगा दिया जो शायद इस गांव को शमशान बना दे। उस आत्मा के जागने के बाद एक बार फिर इस गांव में मौत का तांडव शुरू हो गया था। एक लड़के की मौत हुई, जिसके बाद मौत का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी और एक बार फिर मोहिनी के लिए पूजा करवाई, जिसके बाद सब कुछ दोबारा शांत हो गया। लेकिन जब से तुम गांव में आए, तब से इस गांव में कुछ ना कुछ अजीब घट रहा है। इसका मतलब ये है कि जाने अनजाने में ही सही, मोहिनी आपके बेटे के जरिए आज़ाद हो चुकी है और वो आपको ही नहीं बल्कि इस पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। ये सुनकर रानी, देवकांत और माया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन सब चीजों से कैसे छुटकारा पाया जाए। लेकिन तभी बीच में रघु कहता है, आप चिंता नहीं कीजिए। अगर हमको सोनू और ये गांव की सलामती चाहिए ना, तो हमको मोहिनी को फिर से वहीं कैद करना होगा जहां से वो आजाद हुई है, और इसके लिए हमको सोनू को उसके घर लेकर जाना होगा। हमें सोनू को उसके घर ले जाने की जरूरत नहीं है रघु काका, बल्कि सोनू पहले से ही वहाँ है, क्योंकि जब मोहिनी ने मुझे पोजेस्ट किया था तब मैं वहीं गई थी
और सोनू ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ था। और हाँ, अगर हमने मोहिनी का तंत्र जाल तोड़ दिया तो शायद हम मोहिनी से आजाद हो जाएंगे, क्योंकि माया मोहिनी के जाल में फंस चुकी थी और उसको सब कुछ पता था। इसलिए सभी लोग माया की बात पर विश्वास करते हैं और पहुंच जाते हैं मोहिनी के घर में। लेकिन इस बार वो सभी गांव वालों के साथ नहीं, बल्कि देवकांत, रघु, माया, रानी और सुरीली ही उसके घर में जाते हैं। माया सोनू के पास जाती है और उसके पास बैठ जाती है। सोनू कुछ कर पाता उससे पहले माया उसके गोले में गंगा जल का छिड़काव करती है, जिस कारण सोनू का शरीर तपने लगता है। और तभी पीछे से देवकांत भभूत लेकर आता है और उसके माथे पर लगा देता है। सोनू अचानक से उठकर पीछे मुड़ता है। सोनू कुछ कर पाता उससे पहले रघु गंगा जल से उसके तंत्र मंत्र वाले घेरे को मिटाना शुरू करता है। तो वहीं रानी अपने हाथों में त्रिशूल लाती है और उस घेरे के बीचों बीच वार करती है, जिस कारण उसका घर और घेरा दोनों ही टूट जाता है। सभी लोग अपनी जान बचाकर बाहर आते हैं। रघु और देवकांत भी सोनू को बाहर लाते हैं। सोनू के शरीर से एक काला धुआं बाहर जाता है और हवा में विलीन हो जाता है, जिसके बाद अब सोनू बिल्कुल ठीक हो जाता है। रोज ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आपको फ्यूचर में कैसी कहानियाँ देखना पसंद है, हमें अभी कमेंट करके जरूर बताएं।